हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसके तहत एक तरीके से हम लोग पूरा एक तरीके से चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हमें काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एनाटॉमी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर ऑर्गन्स, टिश्यूज़ एंड सिस्टम्स। यानी कि एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें इसका संबंध है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंक्लूडिंग देयर ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जाता है। ऑर्गन्स के बारे में मतलब इसमें स्टडी की जाती है ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है। एनाटॉमी जो ब्रांच है, ठीक है, इसमें ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की जाती है, टिश्यूज़ के बारे में और उसके पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, उसके बारे में। फिर है नेक्स्ट हमारे पास द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन एथलीट्स। देखो इसमें क्या है कि जो स्टडी है ना फिजियोलॉजी की और एनाटॉमी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पोर्ट्स में, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, स्पोर्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंस है इसका, ठीक है, ताकि हम जो एथलीट्स पर ट्रेनिंग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसकी हम स्टडी कर पाएँ, ठीक है। एथलीट्स पर ट्रेनिंग एथलीट्स जो करते हैं, ठीक है, तो उस ट्रेनिंग का क्या इफ़ेक्ट हुआ है बॉडी पर, एथलीट्स पर, ठीक है, वो हम पता कर पाएँ। तो इसलिए जो स्टडी है फिजियोलॉजी की और एनाटॉमी की इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं कि एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। विच इंक्लूड्स देयर सिस्टम्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, ठीक है। ये पॉइंट लगभग सेम है, बस इसमें ये बताया गया है कि ये जो ब्रांच है वो बायोलॉजी की ही ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि एक तरीके की ये भी ब्रांच ही है बायोलॉजी की, दैट डील्स विद द फंक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को इसमें स्टडी किया जाता है। देखो एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को, बॉडी के स्ट्रक्चर को और टिश्यूज़, ऑर्गन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। इसमें क्या है फिजियोलॉजी में, इसमें जो है फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है और उनके जो पार्ट्स हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं जो उनकी, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो है 5th पॉइंट। इसमें क्या कह रहे हैं, आर बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत एक जटिल सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और ये क्या है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी है हमारी बॉडी, ठीक है। फिर है हमारे पास, अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में कह रहे हैं हार्ट इज़ द चीफ ऑर्गन ऑफ सर्कुलेशन। देखो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो उसमें जो चीफ ऑर्गन है ना वो हमारा हार्ट है, दिल है, ठीक है। तो दिल का जो काम है वो ब्लड सर्कुलेशन का है, ठीक है, ब्लड को पंप करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द स्टमक इज़ एन ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। अच्छा, जो स्टमक है वो क्या है, एक ऑर्गन ऑफ डाइजेशन है, यानी कि खाना पचाने में मदद करता है स्टमक, ठीक है, खाना पचता है, ठीक है, स्टमक में। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं 8 पॉइंट की। 8 वाला जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये 8 पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको, हाँ, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट में कह रहे हैं द लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड द मसल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट। यानी कि जो लंग्स हैं, लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के लिए काम आते हैं, ठीक है, और जो मसल्स हैं वो हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि द मसल्स आर ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि मसल्स भी एक तरीके के ऑर्गन्स हैं जो मूवमेंट के हैं, यानी कि इनकी मदद से हम मूवमेंट करते हैं मसल्स की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 9th पॉइंट है, हमारे पास जो है 9th पॉइंट, उसमें कह रहे हैं स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स अस to understand the pattern of growth and development of various organ system in children। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की, तो उससे हमें मदद मिलती है कि किसी भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है।
किसी भी बच्चे के ऑर्गन सिस्टम कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास 10th पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। 10th पॉइंट में कह रहे हैं, आप लोग पॉइंट्स कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं ये यहाँ पे थोड़ा वीडियो जूम हो गया है तो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये 10th पॉइंट है, ठीक है। ये जो है 10th पॉइंट है। द फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स आर स्टडीड इन फिजियोलॉजी, यानी कि कई सारे फंक्शंस है ना, कई सारे सिस्टम्स के जो फंक्शंस होते हैं वो स्टडी किए जाते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 11th पॉइंट, ठीक है। इससे क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये सरल भी है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। इससे क्या होगा कि आपको पूरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। लंग कैपेसिटी, हार्ट कैपेसिटी एंड अडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड आर स्टडीड इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में और क्या पढ़ा जाता है, फिजियोलॉजी में ये भी पढ़ा जाता है कि हमारे जो लंग की कैपेसिटी है, ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी है, हार्ट की कितनी कैपेसिटी है, इसको और इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब हम कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं, अपनी कैपेसिटीज़ को और सुधार सकते हैं। अडाप्टेशन टू ट्रेनिंग, जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा, ट्रेनिंग मतलब आप जैसे मान लेते हैं आपको स्टार्ट करनी है रनिंग, तो कुछ दिन आप मतलब कम भागते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं, उसके बाद फिर आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, लोड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, फिर आप और ज़्यादा भाग पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं। ऐसे ही कोई भी काम हो, शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं, फिर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही जो कैपेसिटीज़ हैं, लंग की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी और जो अडाप्टेशन है ट्रेनिंग लोड का, वो स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12th पॉइंट। देखिए 12th पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी जो है, तो ये हेल्प करते हैं कि जो राइट एथलीट किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए एक सही एथलीट का चयन करने में भी ये बहुत मददगार साबित होते हैं। चयन नहीं, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एथलीट, यानी कि इससे पहचाना जा सकता है कि एक अच्छा और एक राइट सही एथलीट किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसमें मदद करते हैं ऐसा करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये मदद कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टडी की किसी भी एथलीट पर, ठीक है, उसके हमने सारी चीज़ें रिपोर्ट्स वगैरह देखी, उसके सारे जो भी टेस्ट इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हुए हैं उससे एक रिपोर्ट निकल के आती है, ठीक है। उसके हमने कुछ टेस्ट लिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी टेस्ट हैं उनका रिजल्ट जो भी आएगा उससे हमें ये पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा प्लेयर, कौन सा एथलीट कौन से स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, तो इससे क्या है कि जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो नॉलेज होती है, ठीक है, वो इसलिए भी रिक्वायर होती है ताकि एक इफेक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा सके, ठीक है। एक इफेक्टिव मॉड्यूल जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अब यहाँ पे हमने जैसे बताया कि इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा एथलीट किस स्पोर्ट्स को बेहतर तरीके से खेल सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर किसी को हमें पता लगा कि किसी के लंग्स बहुत मजबूत है, ठीक है, और उसमें स्टेमिना भी बहुत है, ठीक है, कुछ हमने टेस्ट किए जिससे हमें पता चला, तो उससे क्या होगा, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो टेस्ट किए उससे ये पता चला कि जो लंग्स हैं बहुत मजबूत है, तो इससे क्या है, उसकी सांस कम फूलेगी, तो वो रनिंग वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, ठीक है, उनके लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है कैसा होना चाहिए, ये भी कैसे पता चल जाता है, ये भी हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज से पता चलता है, ठीक है। तो योगदान बहुत है इनका, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी का। नेक्स्ट जो 14th पॉइंट है ना, इसमें कह रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या है, इंजरीज़ बहुत होती हैं, ठीक है, क्योंकि इंजरीज़ क्या है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, बस हम उससे पहले थोड़ा सा सावधानियाँ बरत सकते हैं, लेकिन कोई पक्का नहीं है कि चोट लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो चोटिल होना मतलब एक आम बात है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में। तो ये क्या है, एसोसिएटेड क्लोजली, तो ये क्लोजली एसोसिएटेड रहता है। नेक्स्ट हम पॉइंट बात कर लेते हैं। अब इस पॉइंट में कह रहे हैं कि जो 2/3 होता है ना, 2/3 ऑफ द वेट ऑफ बोन्स, यानी कि जो बोन्स है, जो हड्डियाँ हैं, उनका 2/3 यानी कि 2/3 वेट जो है ना बोन्स का, ठीक है, बोन्स का, तो ये किस लिए है, ये
इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है मोस्टली, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो इसको दोबारा थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द स्पाइनल कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रे। वर्टेब्रे क्या होता है, या वर्टेब्रे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का द स्पाइनल कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज, जो हमारा स्पाइनल कॉलम होता है ना, ठीक है, वो कई सारी सीरीज़ ऑफ बोन्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्पाइनल का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पाइनल कॉलम का। ठीक है, तो रीढ़ से जुड़ा हुआ है ये, जरा बताइए इसका पूरा मतलब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये मैंने बता दिया, इसको हम वर्टेब्रे कहते हैं। एक सीरीज़ ऑफ बोन्स होती है, श्रृंखला बोन्स की। ठीक है, फिर हमारे पास जो पॉइंट है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे ये बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग आते हैं, क्या क्या उससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इट इज़ अ होमवर्क टाइप फॉर यू। ठीक है, आप लोगों के लिए एक तरीके का होमवर्क है। 18th पॉइंट अभी मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ और ठीक है, तो करीब 25-30 क्वेश्चन हम हो सका तो और करेंगे इस वाले चैप्टर के, नहीं तो 15-20 तो करेंगे ही। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है, वो 8 चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, 8 चैप्टर का पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। प्लीज़ शेयर कर दिया करें आप लोग अपने दोस्तों के साथ में, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों के ऐसे ही काम आता रहूँ मैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ग्रो करें तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो फिज़िकल एजुकेशन के नोट्स चाहते हैं, जो फिज़िकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को भी फॉरवर्ड कर दीजिए चैनल की वीडियोस, आप उन लोगों को कीजिए जिनको इस चैनल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।